हेलो बच्चों, एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सर इंस्टाइन एकेडमी पर। और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सब मज़े में होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। और हम लोग भी नई नई वीडियोस के साथ हाजिर हैं आपके साथ, आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बेमिसाल बनाने के लिए। तो रैपिड सीरीज़ में ये अपना चौथा वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री रैपिड सीरीज में हम लोगों ने 3 टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आयुपैक, नोमेनक्लेचर, दूसरा हम लोगों ने आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था, तीसरा जीओसी। चौथा टॉपिक अपना स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक के रेस्पेक्ट से। इसी से सारे लगभग आपके जितने भी चैप्टर्स क्लास 12th वाले होते हैं या ऑर्गेनिक के जितने भी आगे चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं इसी का जिक्र कर रहे होंगे हम लोग। यहाँ पर जो चीज़ें फिजिकल मतलब आपका प्रिपरेशन मेथड होता है वहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज बन जाता है, या जो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वहाँ पर आपका वो प्रिपरेशन मेथड ऑफ दैट कंपाउंड बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ओजोनलिसिस। अल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ओजोनलिसिस और वो प्रिपरेशन मेथड होता है आपका अल्डिहाइड और कीटोन का। तो ये चैप्टर बहुत ही हम लोग इन डेप्थ देखेंगे और यहां से उम्मीद करता हूं आप अच्छे से सीरियस होकर नोट्स भी वगैरह बना रहे होगे। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो अभी ज्यादा देर नहीं हुआ है तो जाग जाओ और नोट्स प्रॉपर बनाते चलो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपके नोट्स ही साथ देने वाले हैं। ठीक, बार बार आप कितनी बार वीडियोस को देखोगे। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन नाम से ही क्लियर हो रहा है सर, 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट ही प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। बात समझ में? और भी अगर सर कोई अदर एलिमेंट आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे सपोज करो तुम्हारे सामने मैंने लिखा CH3X, इसको क्या बोला जाएगा सर? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर तुम्हारे सामने मैंने लिखा CH4 तो इसको क्या बोलोगे आप? हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा एलिमेंट दिख रहा है? एक तो कार्बन दिख रहा है और दूसरा कौन सा दिख रहा है? हाइड्रोजन। इसी तरीके से मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया C2H4 या C3H6 लिख दिया। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड। अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। कैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करेंगे या इसमें आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन सा होगा। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन में आपका 2 टाइप से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है अपना ओपन चेन और दूसरा होता है साइक्लिक। ओपन चेन की अगर बात करें तो इसको फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। सैचुरेटेड का मतलब होता है आपका अल्केन। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? अल्केन। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है अल्कीन या अल्काइन। अल्केन को फर्दर हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, स्ट्रेट चेन में और ब्रांच चेन में। स्ट्रेट चेन का मतलब है जहां पर कोई भी साइड चेन वगैरह प्रेजेंट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया इस तरीके से, तो ये आपका क्या कहलाएगा? स्ट्रेट चेन अल्केन। स्ट्रेट चेन अल्केन। ब्रांच चेन अल्केन कौन सा होगा? जिसमें आपका साइड में भी कोई एक आध ग्रुप प्रेजेंट हो जाए एज अ ब्रांचिंग के रूप में। यहां पर ये वाला मिथाइल दिख रहा है या इसी में एक और मिथाइल लगा दो, तो ये दोनों आपके साइड चेन के रूप में प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोला जाएगा? ब्रांच चेन अल्केन। अल्केन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। बात समझ में आ रही है? अगला अल्कीन। अल्कीन को भी फर्दर इसी तरीके से 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, या अल्काइन को स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन वही फिर से कहानी, एग्जांपल क्या लिख सकते हो? जहां पर आपका कोई भी साइड चेन वगैरह प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे ये आपका एक मैंने एग्जांपल लिखा, इसको आप क्या बोलोगे? स्ट्रेट चेन अल्कीन। इसी तरीके से स्ट्रेट चेन अल्काइन भी बना सकते हो आप, जहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसको आपका बोला जाएगा अल्काइन वगैरह, कुछ इस तरीके से। ब्रांच में जहां पर आपका कोई भी एक ब्रांच वगैरह प्रेजेंट हो जाए इस तरीके से, इसको आप क्या बोलोगे? ब्रांच चेन अल्कीन वगैरह। अगर साइक्लिक में बात करें तो साइक्लिक में भी 2 पार्ट में आपका क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है आपका अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब सिंपल सा होता है जहां पर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। जहां पर कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो उसी को बोला जाता है सैचुरेटेड। जहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। इसीलिए अल्कीन और अल्काइन में सर इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसका मतलब इनको दोनों को किस कैटेगरी में डाला जाएगा? अनसैचुरेटेड। और अल्केन में कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसको किस कैटेगरी में डालेंगे? अल्केन वाली कैटेगरी में।
बस समझ में आया? पक्का? आगे बढ़े। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड को भी हम लोग एलिसाइक्लिक कभी कभी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली बोला जाता है कि एलिसाइक्लिक और असाइक्लिक दो अलग अलग वर्ड हैं। एलिसाइक्लिक बोलेगा तो इसका मतलब साइक्लिक कंपाउंड में अपने को सैचुरेटेड खोजना है। अगर उसने असाइक्लिक बोला है या एलिफैटिक बोला है, इसका मतलब कौन सा खोजना है? ओपन चेन। इसका मतलब कौन सा खोजना है? ओपन चेन। बात समझ में आया? अनसैचुरेटेड को भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में। एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, या एंटी एरोमेटिक क्या होता है, इसको हम लोग लेटर सारे कंपाउंड्स को पहचानना भी सीखेंगे। तो इस चैप्टर में अगर कुल देखा जाए तो अपने पास 4 टॉपिक निकल के आए सर। कौन कौन से? पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम होगा अल्केन। अल्केन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सारी कहानी हम लोग देखेंगे। दूसरा टॉपिक अपना इंपॉर्टेंट जो होगा इसमें वो कौन सा होगा? अपना अल्काइन। अल्काइन में भी वही सेम चीजें पढ़ेंगे, प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तीसरा अल्कीन, और लास्ट अपना सर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये टोटल इस चैप्टर में अपने पास 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अल्केन, अल्काइन, अल्कीन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है वो पूछा जाता है अल्कीन से। तो अल्कीन को थोड़ा और भी अच्छे से डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसमें थोड़ा बहुत चीजें हम लोग ऑलरेडी आयोपैक जैसे हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, ये हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका सेकंड वीडियो था आइसोमेरिज्म वाला, तो उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला हेडिंग लगा लो अल्केन। हाँ, एक चीज और, इसका अगर सर आप पूछोगे वेटेज कितना है, तो वेटेज इससे 1 से 2 सवाल डायरेक्टली दिख जाते हैं। और वैसे तो मैंने आपको बोल ही दिया पूरे ऑर्गेनिक में यूज आने वाला है, तो अगर आप यहां पढ़े रहोगे वहां का क्वेश्चन मान लो चाहे यहां का मान लो, तो क्वेश्चन आपका इधर उधर हो सकता है, लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन तो दिखने वाला है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं अल्केन। अल्केन का मतलब क्या होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? अल्केन। डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ोगे वही लिखा गया है। अल्केन आर एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जहां पर इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग से आपका बॉन्ड वगैरह बना हो, उसको वो क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ये हम लोग डिटेल में पूरा पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग में। अल्केन के बारे में अगर बात करें, छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे अल्केन का दूसरा नाम होता है पैराफिन्स। अल्केन का दूसरा नाम क्या होता है? पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब, पैरा का मतलब होता है स्मॉल, अफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी, रिएक्टिविटी के प्रति। ये लोग बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जिनकी वजह से हम लोग बोलते हैं इनका दूसरा नाम क्या होता है? पैराफिन्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप नोटिस करना चाहोगे या लिख सकते हो, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला अल्केन का कितना होता है? CnH2n+2। यहां पर n की वैल्यू आपकी 0 से लेकर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी आप रख सकते हो। n की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो यहां पर कोई भी कार्बन ही नहीं रह जाएगा, तो इसका मतलब 0 हटा सकते हो। यहां से आपका स्टार्ट होगा कहां से? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, कुछ भी रखो। 1 रखेंगे तो पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन के आएगा अपने पास? 1 रखेंगे C1H2 into 1+2 कितना हो जाएगा सर? 4। इसी को ऐसा लिखा जाता है आपका CH4। इसी तरीके से n की वैल्यू जब 2 पुट करोगे, यहां 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 6 हो जाएगा, तो C2H6 बन जाएगा। तीसरा अपना कौन सा बन सकता है सर? C, यहां पर 3 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 2 जा 6, 6+2 कितना हो जाएगा? 8, C3H8। इस तरीके से आप और भी आगे अल्केन के सीरीज को बढ़ा सकते हो। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, पहले और दूसरे कंपाउंड में जो आपका डिफरेंस नजर आ रहा होगा वो कितने का नजर आ रहा है? CH2 का। इसी को हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और एडजेसेंट वाले कंपाउंड में डिफरेंस कितना का हो? CH2 का, उसी को बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। ये जैसे होमोलॉगस सीरीज बन रही है किसकी? अल्केन का। इसी तरीके से किसी भी कंपाउंड का बना सकते हो। और एक चीज और, अगर किसी भी कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला लिखना है ना, तो आप आसानी से, रटने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि अगर जनरल फॉर्मूला लिख रहे हो, उस कंपाउंड में हमेशा क्या आना चाहिए? CnH2n आना चाहिए। अगर CnH2n आ रहा है तो पहला कंपाउंड, कोई भी एक कंपाउंड लिख लेना और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में फिट बैठाने की कोशिश करना। जैसे यहीं पर अगर मैं पहला कंपाउंड लिखता CH4, अल्केन का जनरल फॉर्मूला निकलता, तो यहां पर सर CnH2n आपने बताया था, CnH2n रख दिया।
इसमें कार्बन का नंबर्स कितना दिख रहा है? 1। इसका मतलब N1 पुट करने पर अपने पास हाइड्रोजन कितने आने चाहिए सर? 4। पर यहां पर 1 पुट करोगे तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 2। इसका मतलब यहां पर ऐड कितना करना पड़ेगा? +2। तो इसका मतलब सर ये रटने की चीज नहीं है, आप पहला कंपाउंड लिखो और उसमें CnH2n आना चाहिए। अगर CnH2n आ रहा है जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या सपोज करो कोई हेटेरो एटम आ रहा तो उसको भी अपने को लिखना पड़ता। बात समझ में आ रही है? पक्का? आगे बढ़ो, ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। यहां पर 2 रखोगे तो अब कितना हो जाएगा? 2 रखने पर 6 आ रहा है, 3 रखने पर 8 आ रहा है। इसका मतलब आपका कोई भी जनरल फॉर्मूला लिखने का को अगर बोला जाएगा अपने को तो वहां पर रटने की जरूरत नहीं है। जैसे एक और आपको थोड़ा तसल्ली दिलवाने के लिए मैं अल्कीन का भी वेरीफाई कर देता हूं। तो अल्कीन में आप बोलोगे मिनिमम कितने कार्बन होते हैं सर? 2। तो पहला कंपाउंड जो बनेगा वो कौन सा बनता था? C2H4। C2H4 अगर बनेगा तो इसका मतलब इसका जनरल फॉर्मूला मुझे लिखना है, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले तो मैं लिखने वाला हूं CnH2n, और n की वैल्यू 2 पुट करने पर हाइड्रोजन कितने दिखने चाहिए? 4। इसका मतलब हाइड्रोजन 2 पुट करने पर हाइड्रोजन 4 आ भी रहा है। इसका मतलब अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CnH2n। इसी तरीके से अल्काइन का बना सकते हो। अल्काइन का क्या बनेगा? C2H2 पहला कंपाउंड होता है, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए? CnH2n तो आना चाहिए सर। अब अगर मैं n की जगह 2 पुट करूंगा तो यहां पर 4 आ रहा है, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या दिख रहा है? 2। इसका मतलब -2 करना पड़ेगा, तो यहां पर -2 कर दो, ये बन जाएगा अल्काइन का। इसी तरीके से अल्कोहल का बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का बना सकते हो। मजा आया? यहां पर किसी भी कंपाउंड का तुमको जनरल फॉर्मूला नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना कि उस कंपाउंड में जनरल फॉर्मूला में क्या देखना चाहिए सर? CnH2n। और पहला कंपाउंड लिख लेना, उसके बाद आप +2 प्लस -2 इस तरीके से +1 O इस तरीके से ऐड करके आप बता सकते हो। बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अपना आइसोमेरिज्म इन अल्केन। आइसोमेरिज्म वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, पर ये चार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपके CET के किताब में दिया गया है, मतलब स्टेट बोर्ड वाले में, और यहां से JEE तक के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक बार उन्होंने किसका पूछा था सर? आपका हेप्टेन का पूछा हुआ है, एक बार हेक्सेन का पूछा हुआ है। तो इसलिए इस चार्ट से कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन दिख जाते हैं। जैसे एक तरफ मैंने इसमें लिखा है नंबर ऑफ कार्बन एटम, बीच में अल्केन लिखा गया, कौन सा अल्केन होगा, और उसमें कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। जैसे अगर 1 कार्बन होता है तो नाम पड़ता है मीथेन, 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सब तो आपने आयुपैक वाले वीडियो में सीख ही लिया होगा। अब इसमें अगर नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात करें तो मीथेन से लेकर प्रोपेन तक इसके कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी चेन छोटी या बड़ी नहीं की जा सकती है, तो इसका मतलब यहां पर कोई भी आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ब्यूटेन से कहानी स्टार्ट होती है स्ट्रक्चरल आइसोमर की। ब्यूटेन के 2, पेंटेन के 3, हेक्सेन के 5, हेप्टेन के 9, ऑक्टेन के 18। इसी तरीके से 2 और लिख दे रहा हूं, पर वो आपके सिलेबस में मतलब पूछा नहीं जाएगा कभी, बस जानकारी के लिए आपके लिख रहा हूं। यहां पर आपको याद रखना है कहां तक? हेप्टेन तक। जैसे अगर मैं 9 कार्बन की बात करूंगा तो 9 कार्बन का नाम क्या पड़ेगा सर? नोनेन। नोनेन के टोटल आइसोमर्स होते हैं 35। नोनेन के टोटल आइसोमर्स कितने होते हैं? 35। इसी तरीके से 10 कार्बन होगा तो 10 कार्बन को बोलते हैं डेकेन। 10 कार्बन को क्या बोलते हैं? डेकेन। डेकेन के टोटल आइसोमर्स की बात करूंगा तो टोटल कितने होते हैं सर? 75। इसी तरीके से अंडेक देखोगे तो अंडेक के अप्रॉक्सीमेटली 1400 समथिंग आते हैं, तो वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं यहां पर भी ये दोनों भी अगर आपको नहीं याद रहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हेप्टेन तक जरूर याद होना चाहिए। एक बार फिर से मेरे साथ ही साथ रिकॉल कर लो, कहां से स्टार्ट होगा अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? ब्यूटेन से। ब्यूटेन के कितने आइसोमर होंगे सर? 2। पेंटेन के कितने होंगे? 3। हेक्सेन के कितने होंगे? 5। हेप्टेन के कितने होंगे? 9। हेप्टेन के कितने होंगे? 9। ऑक्टेन के कितने होंगे? 18। नोनेन के कितने होंगे? 35। बस इतना तक याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अपना आयुपैक। आयुपैक में ज्यादा कुछ करवाऊंगा नहीं, बस 4 एग्जाम्पल आपके सामने और लिख दिए हैं। बाकी डिटेल में अगर देखना है तुमको, आप आयुपैक वाली वीडियो को प्रेफर कर सकते हो। यहां पर जैसे इसका अगर मुझे कंपाउंड का नेम लिखना है तो सबसे पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन करूंगा। ये अपना बनेगा पेरेंट चेन, क्योंकि एक ही कार्बन कार्बन चेन दिख रहा है। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं लिखना नेम इसका। तो एक तरीका है राइट टू लेफ्ट जाऊं, एक तरीका है लेफ्ट टू राइट जाऊं। तो आप बोलोगे सर नंबरिंग आपने सिखाया था, नंबरिंग ऐसे करना है ताकि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिल जाए, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल जाए,
या सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिल जाए। तो यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप तो दिख नहीं रहा है, ना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो अपने को प्रायोरिटी किसको देना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, राइट टू लेफ्ट, 3 4 5 इस तरीके से आप नंबरिंग करोगे। 2 पर Cl दिखा तो Cl का नाम होता है क्लोरो, तो आप बोलोगे 2 क्लोरो, 5 कार्बन है तो पेंट, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम पड़ गया 2 क्लोरो पेंटेन। इसी तरीके से दूसरा वाला कंपाउंड, यही एक चेन लॉन्गेस्ट दिख रही है, वैसे चेन तो अपने पास कई सारे दिख रहे हैं, एक यहां से मूव करो यहां तक चले जाओ, एक चेन ये दिख रहा है, एक स्ट्रेट वाला दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है, पर इन तीनों में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें होंगे वही अपनी चेन क्या बनेगी, पेरेंट चेन बनेगी। तो इसका मतलब स्ट्रेट में ये सर साफ साफ दिख रहा है। एक तरीका है राइट टू लेफ्ट, एक तरीका है लेफ्ट टू राइट। यहां से अगर आएंगे तो 1 2 3 4, 4 पर अपना सब्स्टिट्यूएंट लगा मिल रहा है, इधर से लेफ्ट टू राइट गए तो 1 2 3, तो इसका मतलब 3 पर छोटा नंबर मिला, तो इसलिए आप नंबरिंग कैसे करोगे सर, लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से नंबरिंग कर लोगे। 3 पर आपको एक कार्बन का अल्काइल दिखा, एक कार्बन का अल्काइल का नाम होता है मिथाइल, तो आप बोलोगे 3 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं सर, 6, तो सब इसके बाद लिखा जाएगा आपका वर्ड रूट हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स 1 आ जाएगा एन। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। थर्ड कंपाउंड ये इसलिए लिखवाया हूं क्योंकि ये थोड़ा सा आपको याद भी रखना है आज से। इसका नाम होता है कॉमन नेम आइसोऑक्टेन। इसका नाम क्या होता है, कॉमन नेम आइसोऑक्टेन। इसका अगर अपने को नाम लिखना है तो यही स्ट्रेट वाली पेरेंट चेन बनेगी। आप इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, और 2 पर 2 बार मिथाइल लगा हुआ है, एक बार 4 पर लगा हुआ है, तो नाम क्या लिखा जाएगा, 2 4 4, 2 4, 3 है तो ट्राई, और तीनों का नाम क्या है, मिथाइल, तो 2 4 ट्राई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं सर, 5, तो इसलिए पेंट, सभी सिंगल बॉन्ड है एन। तो इस तरीके से इसका नाम लिख दिया गया। इसको याद रखने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाएगा बताओ आइसोऑक्टेन में टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन कितने हैं या सेकेंडरी कार्बन कितने हैं। अगर आपने उस ट्रिक से सॉल्व किया, कौन सी ट्रिक सर, जो हम लोग सीख के आए थे आईयूपैक वाले में, कि आइसो का मतलब होता है एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप, तो सर एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए और उसके बाद सारे को स्ट्रेट चेन में कनेक्ट कर दीजिए। तो अगर वैसे करोगे और इसमें डिफरेंस क्या होगा, एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगाया तो ये बना अपना आइसो ग्रुप, 3 कार्बन यूज हो गए तो 5 कार्बन बचे, पांचों को स्ट्रेट चेन में मैंने लगा दिया कुछ इस तरीके से, ये आप बोलोगे आइसोऑक्टेन है। पर यहां पर अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो इसमें नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन कितने दिख रहे हैं, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तो प्राइमरी कार्बन की संख्या कितनी आएगी, 3, जबकि यहां पर प्राइमरी कार्बन कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 डिग्री कार्बन कितने दिख रहे हैं सर, 5। तो आपके हिसाब से 3 है, पर एक्चुअल आंसर कितना है सर, 5। तो इस तरीके से अगर ये स्ट्रक्चर याद नहीं होगा तो आप आंसर गलत लिख कर आओगे या आंसर गलत टिक करके आओगे, और आप सोच रहे होगे +1 और घर जाके मिलेगा एक अंडा और आपकी हो जाएगी पिटाई। ठीक, तो इसको याद रखने का तरीका है, आइसो और नियो ग्रुप को एक साथ जोड़ दो। आइसो ग्रुप क्या होता है सर, एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप, और नियो ग्रुप कौन सा होता है सर, एक कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप। अब ध्यान से इन दोनों को में नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करो, इसमें कितने हैं, 1 2 3, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन और 3 कार्बन मिलके कितने हो गए सर, 7। अब यहां पर ध्यान से देखोगे इन दोनों को कनेक्टिंग कार्बन एक बन जाएगा, तो 8 कार्बन की टोटल अपने पास क्या आ जाएगी, एक अल्केन बनके तैयार हो जाएगा, और इसका नाम होगा आइसोऑक्टेन। लास्ट कंपाउंड थोड़ा साइक्लिक में चले गए हम लोग, तो यहां पर आप सबसे पहले कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो साइकिल में, पर नंबरिंग यहां वहीं से स्टार्ट होगी जहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले ग्रुप आ रहा होगा। तो इसका मतलब सर नंबरिंग आप स्टार्ट करोगे ब्रोमो से, 1 2 3 4 5 6। एक तरीका था मैं क्लॉकवाइज घूमता, एक तरीका मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज भी था, पर दोनों में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम ही मिल रहा है। इसका मतलब वहां पर भी मुझे क्या देखना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही देखना पड़ेगा। इसलिए Cl क्लोरो पहले आता है, फ्लोरो बाद में आता है। C और F में पहले कौन आएगा सर, C, और फिर कौन आएगा, F, इसलिए मैंने क्लोरो को प्रायोरिटी ज्यादा दिया है। तो नाम लिखते वक्त मैं क्या लिखूंगा, 1 ब्रोमो, फिर लिखा जाएगा 3 क्लोरो, फिर लिखा जाएगा आपका 5 फ्लोरो। कंपाउंड साइक्लिक है तो प्रीफिक्स 1 आपका आ जाएगा साइक्लो, 6 कार्बन है हेक्स, और आखिरी में आप सफिक्स 1 लिख दोगे एन।
तो इस तरीके से आप आयुपैक वगैरह भी लिख सकते हो। इन डिटेल देखना है, प्रायोरिटी ऑर्डर वगैरह भी उसमें इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी कहानी आप आयुपैक वाले में जाकर देख लेना। बस यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हो जाए इसलिए मैंने करवा दिया। ठीक, अगला अपना टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन में अगर आप उठा के देखोगे तो आपको टोटल जो आपके किताब में यहाँ पर क्लास 11th में मेंशन किया गया है हाइड्रोकार्बन में, वहाँ पर आपको टोटल 3 मेथड देखने को मिलेंगे। पर हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे जो आगे अपने किताब में दिया गया है क्लास 12th वगैरह में, वो भी यहीं पर डिस्कस करने की। जैसा अगर पहला प्रिपरेशन मेथड देखोगे तो एक मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, इसी फ्लो चार्ट से पूरा प्रिपरेशन मेथड खत्म हो जाएगा। जैसे पहला प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है सर? वही अल्कीन और अल्काइन। अगर अल्कीन या अल्काइन का हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करवा दें, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जैसे निकेल, प्लेटिनम, प्लेडिनम, इनके प्रेजेंस में अगर आप हीट करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा सर? अल्केन वगैरह मिल जाएगा। ये पहला प्रिपरेशन मेथड होता है। जैसे एक एग्जांपल भी लिख दे रहा हूं, एग्जांपल क्या लिख सकते हो? कार्बन कार्बन सर डबल बॉन्ड है कुछ इस तरीके से यहाँ पर, और इस पर तुमने क्या करवाया सर? हाइड्रोजन का एडिशन करवाया। अगर हाइड्रोजन का एडिशन करवाओगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों जगह क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग गया तो इसका मतलब आप बोलोगे सर अनसैचुरेशन खत्म हो गया, ये तो अपना अल्केन है। तो इसका मतलब आपने अल्कीन से क्या बना लिया? अल्केन। इसमें कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन लगे? 1। इसी तरीके से कोई अल्काइन अगर दिया गया होगा अगर कोई अपने पास अल्काइन प्रेजेंट होगा उस पर भी आप क्या कर सकते हो? हाइड्रोजन का एडिशन करके यहाँ पर आपकी बार ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों जगह क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो अपने को कुछ इस तरीके से क्या मिल जाएगा? एक अल्केन मिल जाएगा। इसमें फर्क बस इतना है कि इसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लगता है, इसमें कितने मोल लगेंगे सर? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर आपको कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, निकेल ले सकते हो, प्लेटिनम लिख सकते हो, प्लेडिनम लिख सकते हो, कोई भी आप लिख सकते हो। ये पहला प्रिपरेशन मेथड होता है अल्केन का, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी तरीके से दूसरा सर फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड में भी हम अलग अलग मेथड पढ़ते हैं, जिसमें पहला मेथड होता है अपना सर जनरल, कि अगर इसका मैंने रिएक्शन करवा दिया जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, HCl वगैरह आपके सिलेबस में दिया है, लेकिन इसको मैं जनरलाइज करने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा। जनरलाइज क्या? कि अगर कोई भी आप मेटल प्लस एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे, मेटल प्लस एसिड, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके सिलेबस में दिया है या किताब में दिया है जिंक प्लस HCl दिया है, या आप लिख सकते हो Fe प्लस HCl, या आप लिख सकते हो सर Sn प्लस HCl, इस तरीके से कोई भी, या आप लिख सकते हो लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड LiAlH4। ये सभी रेड्यूसिंग एजेंट जितने भी हैं, NaBH4, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, ये सभी आपका अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? अल्केन वगैरह में। जैसे एक एग्जांपल से मैं तुमको क्लियर करता हूं थोड़ा सा। RH दिया गया है, इसी को बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। ये R अपना अल्काइल पार्ट, X हैलाइड पार्ट। इसमें अगर आपने रिएक्शन करवाया जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, अब ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एक नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब रिएक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। रिएक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन यहां पर आपका क्या करेगा? इस X को रिप्लेस करेगा और यहां पर क्या लग जाएगा? आपका हाइड्रोजन वगैरह लग जाएगा। बात समझ में आए? इसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये अपना दूसरा प्रिपरेशन मेथड होता है। बात समझ में आए? तीसरा सर रिएक्टिव मेटल के साथ अगर आपने अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अगला यही प्रिपरेशन मेथड है, पर अब की बार हम लोग क्या करेंगे? एक रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जैसे आपका सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवा दो, सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो प्रोडक्ट अपना मिलता है सर RR। अब इसमें मैंने इन जनरल लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहां पर RH भी मेंशन कर दिया है और क्या मेंशन कर दिया है? RR। इसका मतलब डाइमराइजेशन वगैरह हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अल्काइल हैलाइड का अगर रिएक्शन करवाया जाता है सोडियम ड्राई ईथर के साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन। तो कई बार आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ वुड्स रिएक्शन में रिएजेंट कौन सा होता है? तो रिएजेंट उसमें लिया जाता है आपका सोडियम ड्राई ईथर। रिएजेंट हम लोग क्या लेते हैं? सोडियम ड्राई ईथर। तो सोडियम ड्राई ईथर क्या करता है? यहां पर भी एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। जैसे RX है, यहां पर क्या करूंगा मैं? सोडियम ड्राई ईथर के साथ इसका रिएक्शन करवाऊंगा, 2 मोल सोडियम के ड्राई ईथर, और प्रोडक्ट अपने को क्या मिल जाएगा? RR, और साथ में रिलीज हो जाएगा 2 मोल ऑफ NaX।
सोडियम हैलाइड। अब इसको भी याद रखने का तरीका है कि एक तरफ आप RX को सीधा लिख लो, 2 मोल RX के भी लगते हैं और 2 मोल सोडियम होगा सर। एक आप यहाँ पर उल्टे तरीके से एक अल्काइल हैलाइड लिख लो, यहां से क्या करो सर 2 मोल्स ऑफ NaX गायब कर दो और इन दोनों R को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। अगर कंबाइन कर दोगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, अल्केन वगैरह प्रोडक्ट मिल जाएगा। बात समझ में आए? पक्का? ये थोड़ा सा याद रखना। उर्ज रिएक्शन में रिएजेंट क्या होता है, सोडियम ड्राई ईथर। अगला सर फ्रॉम अल्काइल हैलाइड ही हम लोग फिर से मतलब लिखेंगे और वो रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया जाए मैग्नीशियम मेटल के साथ, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया जाएगा मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वहां से जो अपने को कंपाउंड मिलता है उसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसका नाम क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या मतलब क्या होता है सर, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। RX प्लस Mg ड्राई ईथर, कोई भी अल्काइल हैलाइड का अगर हम लोग मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो अपने को मिलता है RMgX। इसी का नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी का नाम क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नेम लिखने का तरीका होता है, जो आपका R वाला पार्ट है सबसे पहले उसका नाम लिखा जाएगा अल्काइल, फिर मैग्नीशियम, फिर उसके बाद हैलाइड। तो इसका नाम लिखने का तरीका होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अभी हम लोग क्वेश्चन जब देखेंगे ना वहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका लेकर आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछा जाएगा। बात समझ में आए? अब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूं। जैसे जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, इसको पहले तो लिख लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बात समझ में आए? अब इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि ये आपका पोलर कंपाउंड होता है। सर पोलर का मतलब जहां पर आपका प्लस और माइनस का साइन क्रिएट हो जाए या पोलैरिटी डेवलप हो जाए उसी को बोलते हैं पोलर कंपाउंड। जैसे यहां पर मेटल है तो इसके ऊपर क्या होगा सर, डेल पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका नॉन मेटल है तो इसको क्या बोलेंगे सर, आपका डेल नेगेटिव चार्ज। जनरली मेटल के ऊपर पॉजिटिव होता है और आपका नॉन मेटल के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव। तो यहां पर भी वही कहानी लिखी गई, एक पोलैरिटी डेवलप हुई, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाएगा, आपका पोलर कंपाउंड बोल दिया जाएगा। दूसरा, ये आपका एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। दूसरा क्या सर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो आपका कैसा कंपाउंड होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि आपका एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट 1 कार्बन और मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बात समझ में आए? चलो आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से याद रख लेना। अब जब सर मैग्नीशियम ड्राई ईथर यहां पर आपका बन गया, इसका क्या करवा दो सर, आप हाइड्रोलिसिस करवा दो या इसको एक प्रोटॉन दिलवा दो H+। अगर प्रोटॉन दिलवाओगे तो यहां से क्या करेगा, फिर से आपको RH दे देगा और साथ में आपको मिल जाएगा MgX और यहां पर लग जाएगा आपका OH वगैरह। इस तरीके से आपका प्रिपेयर किया जा सकता है अल्केन वगैरह। ये तो हो गया वो मेथड जो अपने वाले सिलेबस में मतलब हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में दिया गया। इसके अलावा कौन सा हो सकता है, क्लेमेंसन रिडक्शन आपने पढ़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में, दूसरा ओल्फ क्रिस्टनल, फिर तीसरा सर आपका सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन या इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। ये सारे भी मेथड होते हैं जहां से हमको क्या मिल सकता है, अल्केन वगैरह प्रोडक्ट मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये सारे एग्जांपल्स आपने नोट कर लिए होंगे ताकि यहीं पर चार्ट बन जाए। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक, बस ताकि यहीं पर आपका चार्ट वगैरह बन जाए। ठीक, ये भी नोट कर लिए होगे, मिटा दूं? चलो ठीक है, मिटा देता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। और चौथा यहीं पर एक चार्ट में अपना इंक्लूड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। क्या इंक्लूड करेंगे कि सर अगर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप दिया गया है, कार्बोनिल ग्रुप वही अल्डिहाइड या कीटोन, अल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करवाओ। पहला मेथड इसका रिडक्शन का होता है क्लीमेंसन्स रिडक्शन। क्लीमेंसन्स रिडक्शन, क्लीमेंसन्स रिडक्शन में जो आपका रिएजेंट यूज किया जाता है वो रिएजेंट होता है जिंक HgHcl, अमलगम ऑफ जिंक इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका रिड्यूस करेगा और कन्वर्ट कर देगा CH2 में, मिथाइलिन ग्रुप में। इसी तरीके से दूसरा आपका जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है ओल्फ क्रिस्टनल रिडक्शन। यहां पे जो आपका रिएजेंट होता है वो रिएजेंट होता है आपका हाइड्राजीन। सेकेंड स्टेप में हम लोग लेते हैं KOH के साथ इथाइलिन ग्लाइकॉल।
ये दोनों रिएजेंट मिलके आपका CO को रिड्यूस करके किस में भेज देते हैं, आपका CH2 ग्रुप में। थोड़ा सा इसको इन जनरलाइज अगर मैं करूं तो आपका कार्बोनिल कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, और इसका चाहे मैं 1 और 2 दोनों से रिड्यूस करवाऊंगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपका CH2 वगैरह में। इस तरीके से आपका अल्केन वगैरह प्रिपेयर हो सकता है। बात समझ में आए? ये तो यहां तक कि ये आपका 12th बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। अब की बार 2025 हुआ, थोड़ा सा वीडियो लेट रिलीज हो रही है तो इसलिए आपको बता दे रहा हूं, डायरेक्ट सवाल बोर्ड में पूछा गया है। और कई बार आपसे सीटी में भी डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, बताओ क्लीमेंसन रिडक्शन में इनमें से कौन सा रिएजेंट होता है। तो रिएजेंट याद रखना। अब अपनी कहानी ऑर्गेनिक में मेन स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर हम रिएजेंट और उसका फंक्शन सीख रहे हैं। अगर आपको रिएजेंट और उसका फंक्शन आ रहा है तो आसानी से प्रोडक्ट वगैरह बन जाएगा। अगर नहीं पता है तो वही फिर से सेम डायलॉग, आप क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन आपको देखेगा, दोनों लोग मुस्कुराओगे और आगे बढ़ जाओगे। नंबर कितना मिलेगा? 0। तो इसलिए आप एक अलग से पतली सी कॉपी बना लेना जिसमें रिएजेंट और फंक्शन लिखते रहना, ताकि साथ ही साथ आपको याद भी होता चले। आगे बढ़ते हैं। आगे अपना है सर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इसमें भी आपने 2 मेथड होते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी। पहला मेथड होता है सर सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है कि यहां पर आपका CO2 गैस रिलीज होता है। कोई भी आप सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब RCOO- सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट इन जनरल दिया जाता है, और इसका ट्रीटमेंट आप करवा दो NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर से। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH को ही बोला जाता है आपका सोडा लाइम। जो इसका रेशियो होता है वो होता है 3:1, 3 मोल NaOH के 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड के। अगर आप एक मिक्सचर बनाते हो, उस मिक्सचर का नाम होता है सोडा लाइम मिक्सचर। अगर इसका ट्रीटमेंट आपने सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करवाया तो यहां से CO2 गैस बाहर चला जाएगा और अपने को क्या मिल जाएगा, 1 कार्बन कम अल्केन मिल जाएगा। तो ये मेथड होता है 1 कार्बन 1, वी गेट 1 कार्बन लेस अल्केन एज प्रोडक्ट दैट इज इन कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका कार्बन होगा उससे 1 कार्बन कम आपको क्या मिल जाएगा, अल्केन वगैरह मिल जाएगा। अगला इसी में एक और है लास्ट, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है आपका, कुछ भी नहीं सर, एकदम एज इट इज ऊर्ज की तरह चलता है। यहां पर आपको लिखा मिलेगा कोई भी सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया होगा, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, और इसका यहां पर लिखा जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी वाली दुनिया में जाओ और कैथोड और एनोड पर पहुंच जाओ। वहां पर आपका एनोड पर क्या होगा सर, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। इस तरीके से आपने याद कर रखा होगा। इलेक्ट्रोलिसिस करवाओ और क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट RR। इस तरीके से ये टोटल प्रिपरेशन मेथड थे। एक चीज याद रखना, जो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इसमें जो आपका अल्केन मिलता है, जो आपका अल्केन मिलता है वो आपका एनोड इलेक्ट्रोड पर मिलता है। किस इलेक्ट्रोड पर मिलता है, एनोड पर, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में आपके 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। तो जो आपका एनोड होता है उसी पर क्या मिलता है, अल्केन। A फॉर एनोड, A फॉर अल्केन, A फॉर एनोड, A फॉर अल्केन। तो इसका मतलब अल्केन अपना कहां पर मिलने वाला है सर, एनोड पर। तो ये टोटल प्रिपरेशन मेथड थे अपना अल्केन का। जल्दी जल्दी से कॉपी कर लो और इस चार्ट को अच्छे से बना लो। अब फिर आगे कुछ एग्जांपल से हम लोग प्रिपरेशन मेथड वाले क्वेश्चंस को कर लेते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन वुड्स रिएक्शन गिव्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही फंस गया, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड कैसे दिखता है। तो सबसे पहले तो आपको ये दिखना चाहिए आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने प्रोपेन से 2 प्रोपाइल बनाए थे, एक बनाया था एन प्रोपाइल, एक बनाया था आइसोप्रोपाइल। जब 2 डिग्री वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था उसका नाम क्या था, आइसोप्रोपाइल। इसका मतलब सर आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH3 CH, यहां पर क्या लग जाएगा आपका फ्री बॉन्ड CH3, ये बना आइसोप्रोपाइल। अब उसने बोला है ब्रोमाइड, इसका मतलब इसी कार्बन पर क्या लग जाएगा आपका Br, तो ये बना आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। उर्ज रिएक्शन में अपने को पता है सर ऐसा ही एक और चाहिए होता है, और रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है, 2 मोल सोडियम के ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम लोग हीट वगैरह करते हैं।
मतलब यहां पर आपका एक और मोल जब रहा होगा तो ये क्या करेगा सर, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और दोनों एक जैसे लग जाएंगे। तो यहां पर प्रोडक्ट कैसा दिखेगा आपको, CH3 CH3। सेम इसका जुड़वा भाई CH CH3 CH3। ऐसे ही मतलब एक इसका जुड़वा भाई लाओ और दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे और बीच में क्या निकल जाएगा, 2 मोल्स ऑफ NaBr। ये जो आपका निकला है इसको हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट और ये बना है मेजर प्रोडक्ट। अब इसका नाम लिखोगे तो स्ट्रेट चेन ही आपका क्या बनेगा, पेरेंट चेन। तो इसका मतलब 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, 2 और 3 पर क्या दिख रहा है, मिथाइल ग्रुप। तो नाम जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाना चाहिए सर, सी। और आपके हिसाब से भी यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि ये कोई एक अल्काइल कंपाउंड दिया गया, अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड, उसका रिएक्शन करवाया गया D2O के साथ। D2O के साथ रिएक्शन करवाओ, चाहे H2O के साथ रिएक्शन करवाओ, किसी भी प्रोटॉन डोनर एलिमेंट के साथ अगर आपने अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का रिएक्शन करवाया है किसी भी प्रोटॉन डोनर के साथ, तो यहां पे अपने को मिलता है RH और साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा MgX और यहां पर जो उसका निगेटिव वाला पार्ट होगा, जैसे यही अगर होता है H2O के साथ तो यहां पर क्या लग जाता है आपका OH। यहां पर सपोज करो H2O ना होकर D2O होता है तो यहां पर क्या लग जाता है सर आपका OD। और अब की बार अपने को यहां से मिलता है D+, तो इसका मतलब यहां पर क्या लगता है आपका RD। इसी तरीके से सपोज करो कोई अदर प्रोटॉन डोनर कौन हो सकते हैं सर, NH3 हो सकता है, H+ रिलीज कर सकता है क्योंकि इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है। इसका मतलब अगर यहां से H+ निकला तो यहां पर लगेगा H और बाई प्रोडक्ट में क्या लग जाएगा आपका NH2। या प्राइमरी अमाइन हो सकता है, यहां पर मैं RNH2 लगा सकता हूं। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। यहां पर प्राइमरी अमाइन की जगह क्या हो सकता है आपका RCOH हो सकता है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से जितने भी आपके दिमाग में कार्बोक्सिलिक एसिड, टर्मिनल अल्काइन, जितने भी आपके दिमाग में आ रहे हैं सभी क्या बन सकते हैं, प्रोटॉन डोनर एलिमेंट बन सकते हैं। तो उसका रिएक्शन करवाओगे, अभी तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका मतलब सर D2O के साथ रिएक्शन करवाया गया, इसका मतलब RD मिलेगा और साथ में क्या मिलने वाला है, MgX और यहां पर लगेगा OD। इस तरीके से अपना प्रोडक्ट दिखना चाहिए जिसमें आपका R पार्ट दिखे और उससे क्या जुड़ा हुआ D मिले। तो इसमें तो OD लगा मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन चला गया। यहां पर H दिख रहा है, ये भी ऑप्शन चला गया। यहां पर R और D मिल रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट। यहां पर भी आपको OD आ गया, पता नहीं कहां से लाया, इसका मतलब ये भी चला गया। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या बन गया, करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आई? इस तरीके से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, बाय उर्ज रिएक्शन अ मिक्सचर ऑफ मिथाइल आयोडाइड एंड इथाइल आयोडाइड गिव। इसमें देखो दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड अपने को दे दिए गए। तो अगर दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड दे दिए गए कोई दिक्कत नहीं है सर, कर लेंगे। कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं ऊपर वाला स्पेस यार फ्री करना चाहता हूं, कर सकता हूं? चलो ठीक है, कर सकता हूं, आपकी इजाजत है तो हम लोग कर सकते हैं। ये गया अपना, ये बन गया फ्री स्पेस। अब यहां पर अगर सपोज करो तुम्हारे पास RX दिया गया है और R' दिया गया है, दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड दिए हैं, तो इसमें अपने को अगर हमने उर्ज रिएक्शन करवाया तो उर्ज रिएक्शन करवाने पर होता क्या है कि यहां पर अपने को मिक्सचर ऑफ अल्केन प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा सर, R रेडिकल बनाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहां पर R रेडिकल बनाएगा। तो अगर ये अपने भाई साहब के साथ टकरा गया तो अपना प्रोडक्ट क्या दिखेगा, R'। अगर ये इसके साथ टकराया तो क्या दिखेगा अपने को, R' और R। अगर ये अपने के साथ टकराया तो क्या मिलेगा, RR। इसका मतलब तीन अलग अलग अल्केन मिले, तीन अलग अलग अल्केन मिले। तो जब आपके दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लिए जाएंगे तो वहां पर अपने को मिक्सचर ऑफ अल्केन प्रोडक्ट मिलता है, और ये अच्छा मेथड नहीं होता है आपका अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए। तो उर्ज रिएक्शन जनरली यूज किया जाता है आपका फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। सिमेट्रिकल अल्केन बनाना है तो बहुत अच्छा मेथड होता है। बात समझ में आए? अब R की जगह अपने को क्या दिया गया सर, मिथाइल आयोडाइड। तो मिथाइल आयोडाइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH3I। दूसरा अल्काइल हैलाइड क्या दिया गया अपने को, इथाइल आयोडाइड, CH3CH2I। आप समझ गए सर। अब ये अपने के साथ टकराएगा, टोटल कार्बन की चेन कितनी बनाएगा सर, 4। तो इसका मतलब नाम क्या पड़ने वाला है, ब्यूटेन। अगर ये खुद के साथ टकराए तो 2 कार्बन की चेन, तो नाम क्या पड़ेगा, इथेन। अगर ये दोनों आपस में टकराए तो क्या मिल जाएगा, प्रोपेन। इसका मतलब अपने को यहां से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इथेन मिल सकता है, प्रोपेन मिल सकता है, ब्यूटेन मिल सकता है। तो तीनों प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो अगर तीनों मिल सकते हैं तो इसका मतलब
मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा सर? डी, ऑल ऑफ अबव। बात समझ में आए? यहीं पर एक छोटा सा नोट बना के पॉइंट लिख लेना कि यहां से हम लोग मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सर अगर आपका ऊर्ज रिएक्शन हो रहा है तो मिनिमम कार्बन एटम कितने दिखने वाले हैं? 2। बात समझ में? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ अल्केन हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14। C6H14 के टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर बताओ। अभी चार्ट बनाए थे पीछे, तो चार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। हेक्सेन के कितने बने थे सर? पेंटेन के 3 बनते थे। हेक्सेन के टोटल कितने बनते थे? 5। इसका मतलब इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बस डायरेक्ट चार्ट से, कुछ भी मतलब आपको सोचना ही नहीं। अब बनाना चाह रहे हो बना सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सबसे पहले आप 6 कार्बन की चेन बना लो, 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद चेन छोटी करो, चेन छोटी करोगे तो 5 कार्बन की चेन बनाओगे, 1 कार्बन बच गया तो मिथाइल को लगाने का तरीका एक यहां होगा, एक आप 5 कार्बन का चेन बनाओ और मिथाइल को लगाने का तरीका क्या होगा सर? 3rd कार्बन पर। 3 तो यही बन गए। 4 कार्बन की चेन बनाना, एक आपको 2 मिथाइल मिल जाएंगे अलग अलग कार्बन पर, सेम कार्बन पर। तो इस तरीके से टोटल कितने बन जाएंगे? 5 बना सकते हो। ठीक, अगला ये देखो CET 2022 का सवाल है। एज इट इज सवाल पूछ लिया गया क्या? ऊर्ज रिएक्शन में आपको बताओ कौन सा रिएजेंट यूज करते हो। अभी मैं पीछे चिल्ला के आपको बताया था कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है? सोडियम ड्राई ईथर। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रिपरेशन मेथड पर या आइसोमेरिज्म पर। बस समझ में? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। स्टार्ट करते हैं, अगला टॉपिक है अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो टोटल अपने पास किसी भी चैप्टर में यही 5 प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। पहला पोलैरिटी, दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तीसरा सॉल्युबिलिटी, चौथा बॉइलिंग पॉइंट, 5वां फिजिकल स्टेट। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पोलैरिटी का मतलब अभी मैंने पीछे बताया कि जहां पर आपका प्लस माइनस चार्ज डेवलप हो जाए या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तो आप बोलोगे सर अल्केन में एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड पाया जाता है और एक पाया जाता है आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इन दोनों में भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा होता है? नेग्लिजिबल। और कार्बन कार्बन आइडेंटिकल है तो यहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होगा? 0 ही होगा। तो इसका मतलब सर जहां यहां पर तो कोई भी डिफरेंस आया ही नहीं। अगर डिफरेंस नहीं आया या बोल सकते हो पोलैरिटी डेवलप ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये कंपाउंड्स कैसे होंगे अपने सर? नॉन पोलर कंपाउंड। कौन? अल्केन। इसलिए तो इनका नाम पड़ा था पैराफिन्स, क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है। तो किसकी वजह से ये लोग रिएक्टिव बने? तो आपका ये कंपाउंड कैसा कहलाता है? नॉन पोलर कंपाउंड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आपका होता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। सॉल्युबिलिटी की कहानी बात करें तो सॉल्युबिलिटी आपका ऐसे डिफाइन किया जाता है कि ये आपका सॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्यूट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। क्योंकि सॉल्यूट अपना कैसा है सर? नॉन पोलर। तो वाटर में ये इनसॉल्युबल होता है या पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल। इसको याद रखने का तरीका है लाइक डिसॉल्व लाइक। सॉल्युबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना, लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है? अगर पोलर सॉल्यूट है तो अपने को पोलर सॉल्वेंट चाहिए, अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है तो अपने को सॉल्वेंट कैसा चाहिए? नॉन पोलर। तो अपना नॉन पोलर सॉल्यूट है तो इसलिए ये सॉल्युबल होगा किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो इन जनरली ये लोग सॉल्युबल होते हैं आपका पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब में आपका सॉल्युबल होता है अल्केन। वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। इसको ऐसे भी थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, जैसे आप किसको खोजना पसंद करते हो? जैसे आप होते हो ना पढ़ने वाले होगे तो जो नहीं पढ़ता है, बदमाशी करता है, उसको खोजोगे। अगर आप पढ़ने वाले हो, और उम्मीद करता हूं आप पढ़ने ही वाले ही होंगे क्योंकि तभी आप वीडियो वगैरह देख रहे होंगे, इसका मतलब आप भी कैसे दोस्तों को, अपने सर्कल, फ्रेंड सर्कल को कैसा बनाना चाहोगे? पढ़ने वाले। ना पढ़ने वाला तो आपको बर्बाद कर देगा ना। तो इसका मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट हमेशा काम करता है कि जो जैसा होता है उसको वैसा ही साथी चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। बॉइलिंग पॉइंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर यहां पर बात करें तो कौन सा है? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया बोल लो या आइसोमेरिक अल्केन के लिए आप बोल सकते हो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? ब्रांचिंग वगैरह।
या सरफेस एरिया से पहले आप लिख सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचिंग। इस तरीके से आप बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा ले लेता हूं, अगर मैंने आपको बोला एक ये कंपाउंड है 4 कार्बन का, एक कंपाउंड है आपका 5 कार्बन का, इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, तो आप बोलोगे सर इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो इसका मतलब बी वाले का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट देन ए। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल क्या बन सकता है, एक तो मैंने लिया एन पेंटेन और एक मैंने ले लिया सर आइसोपेंटेन, इस तरीके से एन पेंटेन और आइसोपेंटेन, तो इसका मतलब इन दोनों में सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गया अब, या मॉलिक्यूलर मास तो सेम हो गया, तब अब क्या देख लो, ब्रांचिंग देख लो या सरफेस एरिया देख लो। इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसका मतलब सरफेस एरिया ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। बात समझ में आया? पक्का? आगे बढ़ते हैं। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट वही सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करोगे तो जो आपका C1 से लेकर C4 तक होता है, C1 से लेकर C4 तक जितने भी आपके अल्केन होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, आपके गैसेस। और जो C5 से लेकर C17 तक अल्केन होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, अपना लिक्विड। और C18 से लेकर हाइयर अल्केन सभी कैसे होते हैं, आपके सॉलिड। C1 से लेकर C4 तक गैसेस, C5 से लेकर C17 तक लिक्विड, C18 से लेकर हाइयर अल्केन जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड। क्योंकि इसमें आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ चुका होगा, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स पास आ चुके होंगे, और पास आ चुके होंगे तो वो कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट को अटेन कर चुके होंगे, सॉलिड वाला। यहां पर मॉलिक्यूल्स दूर होंगे, और दूर होंगे तो इसका मतलब आपका कौन सा फिजिकल स्टेट होगा, उनका गैसेस वगैरह। तो इस तरीके से आपसे जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आपका है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर ही सवाल पूछा जाता है कि बताओ इसमें से किसका सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है या सबसे लोएस्ट किसका है, इस तरीके से। तो आपको सबसे पहले तो उसका देखना है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास अगर सेम हो जाएगा तब आपको ब्रांचिंग वगैरह देखना है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले ब्रांचिंग ही चेक करने चले गए, पहले मॉलिक्यूलर मास को चेक करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली हेडिंग के ऊपर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन की अगर बात करोगे तो अब की बार मैंने क्या किया, पहले से ही आपके लिए चार्ट बना के लाया हुआ है, तो जल्दी से ये चार्ट पहले नोट डाउन कर लो, तब तक ये वाला एरिया मैं साफ कर देता हूं। जल्दी नोट करो। नोट कर लिए? चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है अपना हेलोजिनेशन, यहां से स्टार्ट करेंगे। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में क्या होगा, अल्केन का हम लोग अगर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं X2 मतलब डाइहेलोजन, उसका आपका रिएजेंट हेलोजिनेशन में जनरली X2 के साथ HNO दिखा मिल सकता है, या सनलाइट मिल सकता है, या आपको UV इस तरीके से लिखा मिल सकता है। ये सभी हाई टेम्परेचर्स दिए गए। हाई टेम्परेचर में क्या होगा, यहां पर ये आपका होमोलिटिक क्लीवेज होगा और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। यहां से भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होमोलिटिक क्लीवेज होता है और अपने को प्रोडक्ट मिल जाता है अल्काइल हैलाइड, और इस रिएक्शन का नाम होता है हेलोजिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसकी अगर बात करें तो इसमें आपकी 3 स्टेप की रिएक्शन होती है। इधर थोड़ा सा लेकर चल रहा हूं ना आपको। ये 3 स्टेप की रिएक्शन होती है। पहला होता है आपका चैन इनिशिएशन, दूसरा होता है आपका चैन प्रोपोगेशन, और तीसरा होता है आपका चैन टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप में आपकी हेलोजिनेशन रिएक्शन अकर होती है। चैन इनिशिएशन का मतलब जहां से चैन स्टार्ट हो रही हो। चैन स्टार्ट करने का मतलब क्या है, X2 के ऊपर जब आपने HNO का बॉम्बार्डमेंट करवाया तो ये टूटेगा आपका X रेडिकल और साथ में आपका 2 X रेडिकल मिल जाएंगे। अब ये X रेडिकल क्या करता है, अल्केन के पास पहुंचता है। अल्केन मतलब R, ऐसा एक अल्केन ले ही लेता हूं, जैसे मीथेन ले लिया मैंने। मीथेन में अल्केन के पास पहुंचेगा और कार्बन और हाइड्रोजन जो सदियों से दोस्ती चली आ रही थी उसके बीच में फूट डालेगा। फूट क्या कि तेरे बारे में हाइड्रोजन बहुत गलत बोल रहा था, मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास भी अगर हो जाते तो दोनों साथ मिलकर बॉन्ड बनाते, कार्बन को छोड़। तो ये भी इसके बहकावे में आ जाता है, तो यहां से क्लीवेज करेगा होमोलिटिक, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये क्या बना लेगा आपका HX, और साथ में अपने को देकर क्या जाएगा सर, CH3 रेडिकल। अब झगड़ा किसने करवाया था सर, X रेडिकल ने, तो ये भी पहुंचेगा किसके पास, X2 के पास।
अब ये X2 के पास पहुंचेगा तो यहां से क्या बनाएगा सर आपका CH3 रेडिकल, X रेडिकल के पास टूटेगा, X रेडिकल बन जाएगा और X रेडिकल होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे और क्या बनाएंगे CH3X। इस तरीके से अपने को अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। अब ये वाले दोस्ती तोड़ना आसान बात तो है नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को बोला गया था जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो इसका मतलब ये आपका सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है रिएक्शन का, और जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं RDS स्टेप। RDX नहीं, ठीक। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जहां से आपकी रेट डिसाइड होती है कितनी फास्ट रिएक्शन हो रही है, कितनी स्लो हो रही है, उसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आपका जो सेकंड स्टेप होता है वही क्या बनता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ में आया पक्का? तो इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा। चेन टर्मिनेशन में कुछ भी नहीं है, जहां पर आपके जितने भी रेडिकल बने हुए हैं सबको क्या करो सर, एक साथ जोड़ दो। जैसे अगर ये आपका CH3 रेडिकल ज्वाइन हुआ तो आपको इथेन मिल जाएगा, XX रेडिकल ज्वाइन हुआ तो आपको फिर से X2 मिल जाएगा, H रेडिकल और H रेडिकल आपस में कंबाइन हो गया तो H2 मिल जाएगा, और CH3 रेडिकल और X रेडिकल आपस में कंबाइन हो गया तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्काइल हैलाइड। बात समझ में आया? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन। इसी में एक नीचे नोट बना के पॉइंट लिख लेना कि अगर हम लोग बात करें रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड की, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो सबसे ज्यादा आपका कौन सा, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, सबसे ज्यादा कौन फास्ट रिएक्शन देने वाला हैलोजन। तो अपने पास कौन कौन से हैलोजन होते हैं सर, F2 होता है, फिर अपना होता है Cl2, फिर Br2, फिर I2। तो इसका मतलब सबसे फास्ट रिएक्शन आपका देता है F2 और सबसे स्लो कौन देता है, I2। F2 जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सप्लोजिव होती है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट फ्लोरिनेशन वगैरह नहीं करते हैं। और जो आपका आयोडिनेशन होता है ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से ये भी आपका फेवरेबल नहीं होता है। बचता है आपका Br2 और Cl2। यही दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है हैलोजिनेशन में। तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो रिएक्टिविटी के ऊपर पूछा जा सकता है आपका, और एक आपका RDS के ऊपर पूछा जा सकता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हैलोजिनेशन में कौन सा होता है। तो डायरेक्ट आंसर दे देना चैन प्रोपोगेशन वाला स्टेप। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला रिएक्शन है अपना सर कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी भी अल्केन का रिएक्शन करवाया, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपका प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और वाटर मॉलिक्यूल में। इसी को हम लोग बोलते हैं कंबस्शन रिएक्शन। बस सिंपल से। अब सारी रिएक्शन आसान ही है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका हैलोजिनेशन से ही पूछा जाता है। ये सभी रट्टा मार वाली रिएक्शन है। रट्टा मार का मतलब कि यहाँ पर कोई लॉजिक वगैरह काम नहीं आता है, इसमें थोड़ा बहुत तो आपका मैकेनिज्म वगैरह समझ में भी आ जाता है, पर इन सभी रिएक्शंस में कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको रिएजेंट याद होंगे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट वगैरह मिल जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, कोई भी अल्केन दिया गया होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, CO2 और H2O में। अगर इन एब्सेंस ऑफ हीट अगर हीट कर मतलब आपने अल्केन को हीट किया है तो उसको बोलते हैं पायरोलिसिस। उसको क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस। पायरोलिसिस में क्या होगा, आपका छोटे छोटे ये अल्केन में या अल्कीन में हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देगा। अगला है अपना एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपका B2O5 मोलिब्डेनम ऑक्साइड क्रोमिक ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 773 केल्विन, और जो प्रेशर होता है वो आपका होता है 10 to 20 ATM प्रेशर, और इस रिएक्शन का नाम होता है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। और ये स्टार्ट होता है आपका 6 कार्बन एटम से। मिनिमम इसमें कितने कार्बन चाहिए सर, 6, क्योंकि पहला कंपाउंड जो एरोमेटिक बनेगा वो कौन सा बनेगा, बेंजीन। जैसे अगर आपसे मैंने बोला एन हेक्सेन को मैंने क्या किया है, हीट किया है। एन हेक्सेन को मैंने क्या किया, हीट किया एट अ टेम्परेचर ऑफ 773 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ B2O5 10 to 20 ATM प्रेशर। तो आप समझ गए सर, यहां से प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा अपने को, बेंजीन, और साथ में रिलीज हो जाएगा अपना हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से अगर मैंने एन हेप्टेन को हीट किया, एन हेप्टेन को हीट करोगे, सेम रिएजेंट है एरोमेटाइजेशन वाला, तो यहां से अपने को मिल जाएगा टॉलिन, और टॉलिन के साथ कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, H2 गैस। यहां पर टॉलिन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, मिथाइल ग्रुप लगा दो बेंजीन के ऊपर, इसका नाम आयुपैक नेम होता है मिथाइल बेंजीन। ये सवाल आपके डू यू नो में पूछा गया है, तो हो सकता है आपके सीईटी में भी दिख सकता है। अगला है, ये कुछ रिएक्शंस मैंने अपने मन से लिखा हुआ है, या आप बोल सकते हो आगे पढ़ते हैं हम लोग, ये भी आपको हाइड्रोकार्बन में तो नहीं दिखेगा, स्टेट बोर्ड वाली किताब में।
आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, आइसोमेराइजेशन में रिएजेंट जो होता है वो होता है आपका एनहाइड्रस AlCl3 और उसके साथ में क्या लिया जाता है HCl। ये क्या करेगा, आपके छोटे छोटे आइसोमर्स में कन्वर्ट कर देगा। जैसे पेंटेन अगर आपने लिया पेंटेन आपने लिया और इसका ट्रीटमेंट करवा दिया एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका आइसोपेंटेन में, और इस रिएक्शन का नाम होता है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। ठीक, अगला है ऑक्सीडेशन। कोई भी 3 डिग्री अल्केन अगर आप ले रहे हो, उसका ट्रीटमेंट करवा दो KMnO4 के साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका अल्कोहल में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक आपका कुछ इस तरीके से लिया, तो आप बोलोगे ये 3 डिग्री कार्बन है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ट्रेट ब्यूटाइल अल्कोहल में। इस रिएक्शन का नाम होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। RNO2 सर, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन में रिएजेंट जो होता है वो आपका होता है कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4 और 440 टेम्परेचर वगैरह दिया गया होता है केल्विन वेपर्स के फॉर्म में, और नाइट्रो अल्केन का प्रोडक्ट मिल जाता है। यहां पर दिक्कत क्या होती है कि कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड भी टूट जाता है, रप्चर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टेक्स प्लेस, तो ये महाबकवास रिएक्शन हो जाती है नाइट्रो अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए। आगे जब हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ेंगे वहां पर नाइट्रो अल्केन बनाने का मेथड वगैरह पढ़ेंगे। तो ये था पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन के बारे में हम लोग डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको और अच्छे से नोट्स वगैरह बना रहे होगे। तो ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर हाँ, ये आपने पहली वीडियो देखी है तो जाके जल्दी से प्लेलिस्ट खोजो, रैपिड सीरीज वाली प्लेलिस्ट खोज लेना, उसमें आपको पहले लेक्चर से मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो। और भी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में एकदम खुल के पूछो, एंजॉय करो और CAT अच्छे से फोड़ के आओ। थैंक्स।